हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। सो इन द लास्ट लेक्चर बेटा जी हमने सेल मेम्ब्रेन को ख़त्म किया था। उसके बारे में आपने जाना था। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। लिपिड बाई लेयर है एंड द मोस्ट अबेंडेंट लिपिड प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड एंड लिपिड लेयर इज ऑलवेज बाई लेयर बिकॉज टू प्रोटेक्ट द हाइड्रोफोबिक टेल। ये सब बातें आपने कर ली थी। देन यू स्टडी अबाउट द मीजोसोम्स कि मीजोसोम्स क्या होते हैं। दे आर द इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड वो दो टाइप के होते हैं, आइदर दे आर सेप्टल और दे आर द लेटरल। उनके क्या फंक्शन होते हैं वो सब बातें आपने कर ली थी। मैंने आपसे ये भी कहा था लास्ट क्लास में कि जो मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है वो खाली मीजोसोम नहीं है, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर और बनता है। वो क्या बनता है वो बातें हम आपके साथ में इस लेक्चर में करेंगे। तो मैं एक बार छोटा सा आपके लिए दोबारा से डायग्राम बना देता हूँ ताकि हम चीज़ों को कनेक्ट करें और हम एक बैक्टीरियल सेल का प्रॉपर डायग्राम बना के तैयार कर सकें। हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को एड ऑन करते हुए जाते हैं। तो डायग्राम दोबारा बनाए बेटा जी। यहाँ पे आपने कुछ ऐसा कह दिया था, बैक्टीरिया की सेल की सबसे बाहर अगर कोई कवरिंग है तो उसका नाम होता है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर जो होती है वो प्रेजेंट होती है बेटा सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर अगर कोई कवरिंग है तो उसका नाम था बेटा वहां पे सेल मेम्ब्रेन। और आपने कहा था ये जो तीन प्रोटेक्टिव कवरिंग का स्ट्रक्चर बनता है इसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं बेटा यहाँ पे सेल इनवलॉप। पढ़ रखा है, दोबारा लेबलिंग कर देता हूं। ये स्ट्रक्चर था बेटा जी यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स। आपने कहा सर ये था यहाँ पे सेल वॉल एंड ये था बेटा यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। और हमने इन तीनों स्ट्रक्चर के लिए वर्ड यूज किया था बेटा यहाँ पे सेल इनवलॉप। ये सब बातें आप बेटा खत्म कर चुके हो, ये सब बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक बात है। आपने कहा था सर यहाँ सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस का नाम था पेरिप्लाज्मिक स्पेस, जो बिल्कुल पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो बेटा इक्विवेलेंट टू द एनालोगस थी, जो बिल्कुल होमोलोगस एनालोगस है आपके लाइसोसोम के बेटा जी यहाँ पे, बिकॉज इसके पास क्या प्रेजेंट है बेटा जी हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट बिहेव लाइक लाइसोसोम। तो आपने कहा इट इज एनालोगस टू द लाइसोसोम। चलिए आपने कहा सर इस तरह से हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो आइदर इस तरह वेसिकल की फॉर्म में या फिर इस तरह ट्यूब्यूल की फॉर्म में या फिर आपने कहा था लैमेली की फॉर्म। चलिए उसकी बातें बाद में कर लेते। तो आपने कहा था ये स्ट्रक्चर जो बन गया वो क्या है बेटा यहाँ पे आपका मीजोसोम। ये सब बातें कर ली। अब हम अगले कैरेक्टर पे आ रहे हैं, वो क्या उसकी तरह बातें करते हैं। यही सेल मेम्ब्रेन अंदर ऐसे इमेजिनेट करती है लैमेली की फॉर्म में, ऐसे इमेजिनेट करती है। पर इस इमेजिनेशन की खास बात क्या है बेटा जी, यहां प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये प्रेजेंट है बेटा जी फोटो सिंथेटिक पिगमेंट। अब आई थिंक आपको वर्ड समझ में आ गया होगा कि सर अगर कोई बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है, मतलब वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाता है, तो उस बैक्टीरिया के पास डेफिनेटली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होनी चाहिए। तो वो पिगमेंट का है तो मैं कहूंगा ये स्ट्रक्चर जो बन गया बेटा जी, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है बेटा जी क्रोमेटोफोर। इसका नाम क्या होता है बेटा जी क्रोमेटोफोर। तो आज का अपना टॉपिक है बेटा जी यहाँ पे क्रोमेटोफोर। मैंने यहाँ सेकंड क्यों लिखा है, ये मैंने लेबलिंग क्योंकि मैं कल आपको मैंने लेबलिंग फर्स्ट की थी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि सेल मेम्ब्रेन जब इन्वेजिनेट होती है, सेल मेम्ब्रेन जब साइटोप्लाज्म के साइड में इनफोल्डिंग करती है तो दो तरह के स्ट्रक्चर बनाती है। या तो वो बनाती है मीजोसोम, और मीजोसोम के बारे में आपने कहा था कि सर वो भी इनफोल्डिंग है, बट वहां पे उसके पास अगर रेस्पिरेटरी एंजाइम है तो वो हेल्प करता है एटीपी के प्रोडक्शन में, तो वो एक्ट करता है एज ए पावर हाउस ऑफ द सेल।
सही बात है। वैसे ही मैंने कहा ये भी इनफोल्डिंग है, अंदर से में फोल्ड हो रहा है, बट ये मीजोसोम नहीं है। क्यों नहीं है मीजोसोम बेटा जी यहाँ पे? क्योंकि ना तो इसके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम है और ना बेटा जी यहाँ पे ये न्यूक्लियोइड के साथ कनेक्ट होने वाला है। फिर इसके पास क्या है? मैं कहूंगा इसके पास यूनिक एक चीज है। वो क्या यूनिक चीज है बेटा जी? इसके पास में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ बेटा जी यहाँ पे। इसके पास प्रेजेंट है बेटा जी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। आप जानते हो बेटा जी सर मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, ऑटोट्रोफिक एज वेल एज हिटोट्रोफिक। और ऑटोट्रोफिक में बातें करते हैं फोटोसिंथेसिस के, मतलब द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ होल फूड इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। तो मैं कहूंगा बट वो करने के लिए मस्ट देयर इज अ नीड ऑफ द स्पेसिफिक टाइप ऑफ पिगमेंट जो सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करके हमारा खाना बनाने में हेल्प कर सके। तो हम कहते हैं वहां पे जो पिगमेंट्स होते हैं हम बोलते हैं क्लोरोफिल। सुना है ना बेटा नाम क्लोरोफिल? क्लोरोफिल क्या है? इट इज ए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब जरा सोचिएगा ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया को भी फोटोसिंथेसिस करना है। ये बैक्टीरिया और इस बैक्टीरिया को भी फोटोसिंथेसिस करना है। तो अगर इसको फोटोसिंथेसिस करना है तो इसे भी तो जरूरत है बेटा जी यहाँ पे, किसकी? यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की। और आप कहते हो सर यूकेटिक सेल में सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट तो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, बट बेटा वो तो एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। और आप कह रहे हो ये तो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स तो एब्सेंट है। तो मैंने कहा इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, बट सेल मेम्ब्रेन ही अंदर इनफोल्ड होके ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है जिसके अंदर बैठे हुए क्या बेटा? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो मैं कहूंगा इसका फंक्शन हो जाएगा इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। गेटिंग माय पॉइंट? अब एक पॉइंट को समझिएगा, अगर कोई बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हिटोट्रोफिक है तो क्या ये उसके अंदर प्रेजेंट होगा? नहीं होगा। सिंपल सी बात है भाई। क्लोरोप्लास्ट जिसके पास होता है वो प्लांट सेल और वो अपना खाना खुद बनाती है, बट अगर किसी सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो क्या वो खाना बना सकती है? क्या प्लांट की हर सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है? क्या प्लांट की हर सेल के पास क्लोरोप्लास्ट है? नहीं है। जिस सेल के पास होती है इट लुक ग्रीन, और अगर वो ग्रीन है तो वो फोटोसिंथेटिक है। कहते हो बेटा आप ये बातें पढ़ी आपने, बेसिक बातें आपने कि क्लोरोप्लास्ट वो सेल ऑर्गेनल है जो खाना बनाने में हेल्प करवाता है। उसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। बिकॉज ऑफ दिस द लीव्स लुक ग्रीन। आपने सुना है ना पत्ते ग्रीन दिखते, हरे दिखते। क्यों दिखते हरे? क्योंकि लीव्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल कहाँ है बच्चा? क्लोरोप्लास्ट में है। क्लोरोफिल का कलर कैसा? ग्रीन है। तो मैंने कहा वही तो बात मैं समझा रहा हूँ बेटा जी। तो अब एक पॉइंट बोलूं मैं यहाँ से, क्या पॉइंट बोलूं बेटा जी? क्रोमेटोफोर प्रेजेंट ओनली इन फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया। ये सिर्फ इन्हीं में प्रेजेंट होता है, किसी में नहीं होते हैं बेटा। अगला पॉइंट बेटा, दे कंटेन photosynthetic pigment like bacteriochlorophyll, phyophytin and carotenoid। कैरोटीनॉइड्स ये सब के सब बेटा जी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। मैंने कुछ नाम लिखे हैं बेटा जी यहाँ पे, बैक्टीरियोक्लोरोफिल, बैक्टीरियोफाइटिन, कैरोटीनॉइड्स। दीज आर द फ्यू पिगमेंट्स दैट हेल्प इन ट्रैपिंग द सनलाइट एंड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। में वो हेल्प करते हैं। तो मैंने कहा बेटा जी यहाँ पे ये सब पिगमेंट यहाँ पे इसके अंदर प्रेजेंट है। तो मैं कहूँगा डेफिनेटली इट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। तो मैं कहूँगी सिर्फ स्ट्रक्चर उसी में होगा जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होगा। आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। चलिए अगले वर्ड पे बेटा जी। अब इसके बारे में एक वर्ड और आपको समझाते हैं। जैसे आपने कभी नाम सुना हो ग्रीन बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, सुना ऐसा नाम बेटा जी आपने? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो जरा नाम को लिख देता हूं बेटा जी यहाँ पे, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। आप सिर्फ इस वर्ड पे ध्यान दो बेटा जी, ग्रीन ये वर्ड आपको आगे जाके समझ में आएगा। हम किसकी बातें नहीं करते हैं, सिर्फ किसकी बातें करते हैं यहाँ पे? ग्रीन वर्ड की।
मैंने नाम बोला बेटा जी ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, उसमें सल्फर क्यों बोला, ये बातें आपको जब मैं फोटोसिंथेसिस समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, जब मैं आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका समझाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, वो बातें हमारी अभी विद इन द कमिंग 2 और 3 लेक्चर्स के बाद आपको बातें होंगी तो आपको समझ में आ जाएगी। बट फिलहाल वर्ड को समझो, मैंने इसे ग्रीन वर्ड क्यों यूज किया। तो आप एक बात कहते हो सर हमारे क्लोरोफिल का कलर होता है ग्रीन, जिससे हमारे पत्ते हमें नजर आते हैं ग्रीन। गेटिंग माय पॉइंट। तो मैं कहूंगा बिकॉज यहाँ पे जो क्रोमेटोफोर है उसका कलर ग्रीन है, उसमें ग्रीन कलर के क्लोरोफिल बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो मैं कहूंगा जिसकी वजह से हमने इसका नाम ही रख दिया ग्रीन। और अगर ग्रीन नाम रख देना, हम कहते हैं द क्रोमेटोफोर ऑफ ग्रीन बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। The chromatophore of the green sulfur bacteria is also known as called क्लोरोसोम। वर्ड को समझो बेटा, यहाँ पे क्लोरो वर्ड का मतलब होता है ग्रीन एंड बेटा सोम वर्ड का मतलब है बॉडी, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो ग्रीन इन कलर है, उसकी वजह से वो बैक्टीरिया भी कैसा है यहाँ पे ग्रीन कलर का होता है। तो हमने कह दिया हम ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर उसे क्रोमेटोफोर ना बोल के हम उसे क्या बोल देते हैं बेटा जी, यहाँ पे क्लोरोसोम बोल देते हैं। तो मैं एक लाइन बोलूं बेटा जी, चाहे आपके एग्जाम में आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर इन द प्रोकैरियोटिक सेल हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस, और वहां पे क्रोमेटोफोर ऑप्शन में नहीं है, वहां ऑप्शन में क्या है बेटा जी, यहाँ पे क्लोरोसोम है। तो डोंट गेट वेरी, वहां पे आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है बेटा जी, यहाँ पे आप इस आंसर के साथ चले जाओगे। चलिए दोबारा सुनिएगा, कंफ्यूज नहीं होना, शांति से बातें समझा रहा हूं। भाई क्रोमेटोफोर वो है जिसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। तो मैं पूछूं आपसे क्रोमेटोफोर में अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो अबंडेंट फॉर्म में तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो हमने कहा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में वहां पे क्लोरोफिल बहुत ज्यादा है, बैक्टीरियोक्लोरोफिल, और वहां पे ग्रीन कलर का बैक्टीरियोक्लोरोफिल बहुत ज्यादा है, तो हमने कहा वो ग्रीन कलर का नजर आएगा। और अगर ग्रीन कलर का नजर आएगा तो मैं उसका नाम क्या रख दूंगा बेटा जी, यहाँ पे क्लोरोसोम रख सकता हूँ, क्योंकि क्लोरो वर्ड का मतलब ही होता है ग्रीन। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर इन द प्रोकैरियोटिक सेल हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, उसमें ए लिखा है न्यूक्लियोइड, बी लिखा है सेल मेम्ब्रेन, ये मैं लिखूंगा बी लिखा है सेल वॉल, सी लिखा है बेटा जी मीजोसोम, और डी ऑप्शन में लिखा है क्लोरोसोम। क्रोमेटोफोर ऑप्शन में नहीं है। पर आप ये कहोगे सर आपने तो ये पढ़ा है, मैं कहूंगा बिल्कुल ये पढ़ा है, बट क्रोमेटोफोर का ही दूसरा नाम क्या है बच्चा, यहाँ पे क्लोरोसोम भी है, तो हम ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं। बट ये वर्ड हम स्पेसिफिक कहाँ यूज करते हैं, इन द ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया यूज करते हैं, और इन जर्नल में हम यहाँ वर्ड क्या यूज करते हैं, क्रोमेटोफोर। इन वर्ड को सुनना, जर्नल में जब हम सब बैक्टीरिया के लिए वर्ड यूज करते हैं तो क्या बोलते हैं, उसे क्रोमेटोफोर बोलते हैं। बट इन द केस ऑफ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में हम उसका नाम क्या रख देते हैं, क्लोरोसोम, बिकॉज वो ग्रीन इन कलर में है, तो हम उसका नाम रखते हैं क्लोरोसोम। तो कंफ्यूज मत होना, क्रोमेटोफोर का दूसरा ये नाम है, ठीक है। चलिए ये बातें हो गई। अब अगला स्ट्रक्चर क्या पढ़ा है आपको, यहाँ उसको देखिए। यहां सेंटर में बैठा होता है न्यूक्लियोइड। चलो आपके लिए कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए मैं आपको जो बातें समझाई उसी बात को कंटिन्यू कर देता हूं। ये मीजोसोम के साथ ऐसे कनेक्टेड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर न्यूक्लियोइड है क्या, तो अब हम स्ट्रक्चर शुरू कर रहे हैं बेटा, जो पढ़ना है यहाँ पे न्यूक्लियोइड। आप कहते हो सर हमारे केस में यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए जो होता है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल, और डीएनए जो होता है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। पर न्यूक्लियस के बाहर तो मेम्ब्रेन होती है बेटा जी यहाँ पे, और आपने कहा है प्रोकैरियोटिक सेल में तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट है, मतलब न्यूक्लियस भी एब्सेंट है। अब सर न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसका मतलब क्या उसके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं है? मैं कहूँगा नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा बेटा कि न्यूक्लियस एब्सेंट है मतलब उसके पास जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट है। मैंने ये कहा न्यूक्लियस एब्सेंट है एंड जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट फ्रीली विद इन द साइटोप्लाज्म। वो कहां प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। और वो ऐसा नहीं कि पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है, पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में, वो कंडेंस फॉर्म में है।
वो सिकुड़ा हुआ है एक जगह, वो कंडेंस हो रहा है, जैसे कहते हैं ना पानी है लिक्विड फॉर्म में है, आपने कहा कि वो कंडेंस होकर आइस बन गया, वैसे मैं कहूंगा वो कंडेंस फॉर्म में एक जगह में प्रेजेंट होता है। वो जिस जगह में कंडेंस फॉर्म प्रेजेंट हम कहते हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड क्या है? इट इज ए कंडेंस जेनेटिक मेटेरियल दैट इज डीएनए कंडेंस फॉर्म में जो स्ट्रक्चर बना रहा है, स्ट्रक्चर का नाम क्या है बेटा जी? यहाँ पे न्यूक्लियोइड। पहला पॉइंट समझ में आया? तो मैं कहूंगा न्यूक्लियोइड मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे? डीएनए इज प्रेजेंट इन कंडेंस फॉर्म इन न्यूक्लियोइड और इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड। अब आप कहोगे सर डीएनए कैसा है? डीएनए का स्ट्रक्चर तो बताओ हमें। तो मैं कहूंगा चलिएगा बेटा, डीएनए बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का होता है। साफ साफ बात को समझना, डीएनए बेटा यहाँ पे जो होता है इट इज द जेनेटिक मेटेरियल। पहला पॉइंट, डीएनए होता है बेटा यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड, मतलब मेड अप ऑफ टू चेन। दिखाऊंगा अभी आपको बेटा। अगला बेटा जी सर्कुलर होता है। एंड थर्ड बेटा जी नोन एज नेक्ड बिकॉज present freely in cytoplasm। आप ये कहते हो, हमारे केस की बात करते हो, हम ये कहते हैं सर कि हमारी सेल है तो हमारा जो डीएनए वो इस तरह से कवर है न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन से। तो आप कहते हो सर हमने नेक्ड नहीं है, उसने कपड़ा पहन रखा है बाहर से, उसने ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने उसको सराउंड कर रखा है, पर मैंने कहा भाई ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, तो मतलब वो साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। तो मैं कहूंगा अगर वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में विदाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो मैं कहूंगा ऐसा डीएनए क्या कहलाएगा बेटा जी? यहाँ पे वो निक्ड है। वो कैसा है? निक्ड है बिकॉज प्रेजेंट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। मैंने कहा वो सर्कुलर होता है। इस वर्ड को मैं समझाऊंगा अभी कैसा होता है। डबल स्टैंड होता है मतलब उसके दो चेन से मिलकर बना होता है, उसके एक चेन ये एक चेन, दोनों चेन आपस में कनेक्ट होते हैं यहाँ पे, वो दो चेन से बना होता है यहाँ पे। और डीएनए यहाँ पे क्या जेनेटिक मेटेरियल है। तो जरा देखिएगा डीएनए होता कैसा है। ये बेटा डीएनए का स्ट्रक्चर है। आई होप आप सब लोगों को दिखाई दे रहा होगा। डीएनए दो चेन से बन के बना बेटा जी, एक चेन होती है, दो चेन होती है। और डीएनए कभी स्ट्रेट नहीं होता, ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। वो ऐसे हेलिक्स की फॉर्म में होता है, स्पाइरल की फॉर्म में होता है, ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर है बेटा डीएनए। पढ़ोगे आप जब आगे हमारे कुछ चैप्टर्स आएंगे, चैप्टर्स में हम इनकी बातें करेंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ेंगे, डीएनए कैसे बनता है, क्या क्या होता है, सब कुछ पढ़ना है आपको। अब आप बायो का एक बहुत अच्छे विस्तार से पढ़ोगे चीजों को, बट फिलहाल हम अपने लेवल की बातें करते हैं यहाँ पे। ये डीएनए होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा जी? हेलिकल होता है। ये डबल स्टैंड है, मतलब ये दो चेन से मिलके बनता है। दिस इज फर्स्ट चेन, दिस इज द सेकंड चेन। दोनों चेन आपस में कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं बेटा, ठीक है। चलिए ये बात देखो। अब अगला पॉइंट क्या आता है? डीएनए बना किस चीज का होता है? मैं कहूंगा डीएनए चार चीजों से मिलके बनता है, चार नाइट्रोजनस बेस पेयर से मिलके बनता है। तो सुनिएगा, मैं वर्ड लिख देता हूं यहाँ पे। डीएनए इज मेड अप ऑफ 4 नाइट्रोजनस बेस। अब नाम को समझो, यहाँ पे बेसिक इन द नेचर है और नाइट्रोजन कंटेनिंग है वो, तो मैंने उसका नाम लिख दिया यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस। ऐसे कितने नाइट्रोजन बेस से बना है बेटा? 4 बेस से बना। उनका नाम क्या क्या होता है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। मैंने किन 4 नाइट्रोजनस बेस पेयर से मिलकर बनता है हमारा डीएनए। मतलब किसी का भी दुनिया में चाहे किसी का भी डीएनए हो, वो इन्हीं 4 से मिलकर बनता है। बट हम यहां बात करें बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में खास बात क्या? तो बैक्टीरिया में बोलूंगा बेटा जी बैक्टीरियल डीएनए इज जीसी रिच। मतलब क्या इस बात का कि बैक्टीरिया के डीएनए में अबेंडेंट फॉर्म में क्या होता है बेटा जी? यहां पे गुआनिन,
ग्वानिन एंड साइटोसिन जो होता है वो अबेंडेंट फॉर्म में होता है, बाकी जो बच गए यहाँ पे कौन बेटा, एडेनिन और थायमिन, वो कम होता है, और साइटोसिन और ग्वानिन यहाँ पे अबेंडेंट फॉर्म में होता है। हम एक वर्ड बोलते हैं कि वेक्टर डीएनए जो होता है वो जीसी रिच होता है, जबकि हमारा डीएनए एटी रिच होता है। हमारे डीएनए में ज्यादा कौन होता है बेटा जी, एडेनिन और थायमिन होता है। हमारे डीएनए में बेटा जी एडेनिन और थायमिन होता है, जबकि उनके डीएनए में क्या होता है, ग्वानिन और साइटोसिन। आपको बता दो इस डीएनए से फायदा क्या होगा, तो मैं कहूंगा इसका फायदा क्या होता है बेटा जी, इट इज स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। मतलब बैक्टीरिया वगैरह हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं, उनका डीएनए खराब नहीं होता, बिकॉज उनके अंदर क्या ज्यादा होता है बेटा जी, यहाँ पे जीसी कंटेंट ज्यादा है। तो मैं कहूंगा अगर जीसी ज्यादा है तो डेफिनेटली उनका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द डीएनए, क्या बोला बेटा जी मैंने यहाँ पे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द डीएनए कैसा होता है, ज्यादा होता है। चलो समझा देते हैं आपको क्यों ज्यादा होता है। तो मैं आपको बताऊं बेटा जी यहाँ पे, ये जो मैंने 4 बेस पे आपको बताया, ये एक्चुअली क्या होता है, एडेनिन जो होता है वो हमेशा थायमिन से अटैच होता है with the help of डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन जो होता है वो बेटा अटैच होता है साइटोसिन से with the help of ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। अब सोचने वाली बात है, अगर किसी डीएनए में जीसी ज्यादा होगा तो मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली टेम्परेचर को अलग अलग, ये टेम्परेचर ऐसा जो इनको स्टैंड को अलग अलग कर दे, वो भी तो क्या चाहिए, हमें ज्यादा चाहिए। कंफ्यूज, दोबारा वर्ड को सुन लो। मैंने कहा डीएनए 4 चीजों से मिलकर बनाया, एडेनिन, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, जो एडेनिन होता है वो थायमिन से अटैच होता है विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो ग्वानिन होता है वो अटैच होता है साइटोसिन से विद द ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। अब अगर इनका अमाउंट ज्यादा है तो नंबर ऑफ द ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर कैसा वहां पे ज्यादा है। तो आपको डीएनए को तोड़ना है, डीएनए को मेल्ट करना है, डीएनए को डबल स्ट्रैंड से आपको सिंगल स्ट्रैंड करना है। जो 2 स्ट्रैंड का उसको अलग अलग करना है, तो मैं कहूंगा दोनों स्ट्रैंड अगर अलग अलग करने के लिए बीच में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही ज्यादा होंगे, तो भाई उसको सिंगल स्ट्रैंड करने के लिए आपको टेम्परेचर भी हाई देना पड़ेगा, हाँ या नहीं। तो मैंने कहा यहाँ पे बैक्टीरियल डीएनए के पास ज्यादा होता है जीसी, और अगर जीसी ज्यादा है तो मैं कहूंगा इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होता है, हाई होता है। चलो मैं आपको दिखाता हूं ये चीजें। इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है, ये एक स्टैंड है बेटा, ये दूसरी स्टैंड है। देखो मैंने यहाँ क्या दिखाया है, ये एक कलर है, ये दूसरा कलर है। देखो उनके बीच में मैंने 2 वायर लगा रखे हैं। ऐसे अगर आप देखोगे तो नीचे देखो बेटा जी, यहाँ पे इन 2 कलर को फोकस करो, इस कलर पे, इन कलर के बीच में देखो 3 वायर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनमें ट्रिपल बॉन्ड है। इन दोनों के बीच में देखो डबल वायर, ये इंडिकेट कर रहा है डबल बॉन्ड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा। ये बेटा जी 2 है, मैं कहूंगा ये एडेनिन है, ये थायमिन है, ये दोनों जुड़े होते हैं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये ग्वानिन है, ये साइटोसिन है, ये जुड़े हैं ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। इस तरह दोनों चीज आपस में कनेक्ट होती है इनकी वजह से। अब आप सोचो, मैं चाहता हूं ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाए, तो मुझे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा जी ब्रेक करना पड़ेगा। अब मैं 2 तरह के डीएनए की बात करता हूं। हमारा जो डीएनए होता है बेटा जी, उसमें ये 80 ज्यादा होते हैं, ए और टी बेस पर ज्यादा है। अब अगर ये ज्यादा होंगे मतलब उसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है। बट बैक्टीरिया की सेल में जी और सी ज्यादा है, और जी और सी अगर ज्यादा है तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है बेटा, ज्यादा है। और अगर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर अगर ज्यादा है, तो आपको इन दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए जो टेम्परेचर देना पड़ेगा वो भी क्या देना पड़ेगा बेटा जी, ज्यादा देना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा इनको जो अलग अलग करने वाला टेम्परेचर वो कहलाता है बेटा मेल्टिंग टेम्परेचर। क्या कहलाता है बच्चा, मेल्टिंग। तो मैंने कहा यहाँ पे because GC content is high, so they have the high melting point. Because GC content is high, so they have the high melting point. बट जब हम अपनी बात करेंगे, हम ह्यूमन बीइंग की अगर बात करते हो, हमारे केस में बेटा जी क्या ज्यादा होता है, 80 ज्यादा होता है। तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है बेटा जी, यहाँ पे लेस होता है। हमें अपने आप से मतलब नहीं है, हम तो ये मोनेरा किंगडम की बात कर रहे हैं। ओ बेटा हम किसकी बात करें, मोनेरा किंगडम की। तो मोनेरा पे फोकस करो ना। मोनेरा किंगडम के अंदर जीसी कंटेंट क्या है, हाई है। और अगर जीसी कंटेंट हाई है तो मतलब बेटा जी उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, हाई है। जीसी क्या होता है समझ में आ गया, जी स्टैंड फॉर द ग्वानिन, सी स्टैंड फॉर द साइटोसिन, एंड दे बोथ आर लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ द
ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ट्रिपल है तो तोड़ने के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, सो दे हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट, दैट्स इट। बात समझ में आ गई? डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आपको होगी बात, चलिएगा। अब मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है बेटा जी सर्कुलर। अब इस वर्ड को समझो भाई, अगर सोचो ये डीएनए है, ऐसे डबल स्टैंड का है, ये दोनों स्टैंड आपस में से कनेक्ट होती है, अगर इसके दोनों एंड फ्री तो होते तो मैं कहता भाई लीनियर है, अगर दोनों एंड फ्री हो तो मैं कहूंगा लीनियर है, बट यहां पे क्या होता है बेटा जी, यहां पे डीएनए इस तरह का होता है, देयर इज नो फ्री एंड, देयर इज नो फ्री एंड, तो उसकी शेप कैसी है, सर्कुलर है। मैं सोचो ना, वो इस तरह से उसका दोनों एंड आपस में जुड़े हुए हैं, कोई फ्री एंड ही नहीं है, तो मैं कहूंगा अगर भाई कोई फ्री एंड नहीं है मतलब वो सर्कुलर इन द नेचर, तो इस तरह का होता है बेटा जी बैक्टीरिया का डीएनए। तो क्या क्या बात जान ली आपने बेटा जी, यहाँ पे डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ये हमेशा डबल स्टैंड का होता है, ये सर्कुलर होता है, ये हमेशा नेकेड होता है, मतलब ये फ्रीली पड़ा होता है साइटोप्लाज्म में, और इस डीएनए में ज्यादा होता है बेटा जी जीसी कंटेंट, मतलब जिससे अगर ज्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होता है बेटा, यहाँ पे हाई होता है। ये मैंने आपको न्यूक्लियोइड के बारे में बताया, ठीक है। अगले वर्ड पे आते हैं। बेटा न्यूक्लियोइड के लिए और भी कई वर्ड यूज होते हैं, जैसे मैं एक वर्ड यूज करूं बेटा, न्यूक्लियोइड इज आल्सो नोन एज जीन 4 या जीन 4। फॉरवर्ड का मतलब है बियरिंग, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो जीन को कंटेन करता है, जीन को बियरिंग करता है, जीन को कंटेन करने वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा यहाँ पे, न्यूक्लियोइड। भाई डीएनए के पास तो जीन है और न्यूक्लियोइड क्या है, कंटेंस डीएनए तो है बेटा। चलिएगा, मैंने इसी का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे इंसिपिएंट न्यूक्लियस, मतलब मैंने यहाँ पे वर्ड लिख लिया न्यूक्लियस, तो मैं कहूंगा आगे वर्ड लिखा है मैंने इंसिपिएंट, मतलब न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन, मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस। सबसे पहला जो न्यूक्लियस बना वो प्रिमिटिव था, उसके बाहर बेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या थी, एब्सेंट था। मैं कहूंगा इसी को मैं कह सकता हूं इट इज नोन एज इंसिपिएंट न्यूक्लियस और द प्रिमिटिव न्यूक्लियस और द न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन, दैट इज न्यूक्लियोइड। तो आप इसे न्यूक्लियोइड कह सकते हो, जीनोफोर कह सकते हो, इसे आप बेटा इंसिपिएंट न्यूक्लियस कह सकते हो। और एक अच्छी बात बेटा जी, आपसे कहा जाए क्रोमोसोम, तो मैं कहूंगा भाई सर्कुलर है, तो मैं कहूंगा इसका मतलब सिंगल क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का नंबर कितना है बेटा जी, एक ही है। भाई एक डीएनए वो सर्कुलर फॉर्म में, तो मैं कहूंगा कितना है डीएनए, आपको सर एक ही तो है क्योंकि सर्कुलर है, पूरा पूरा जुड़ा होता है आपस में, तो मैं कहूंगा उसके पास क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, एक ही होता है। ठीक है, ये सब बातें होगी। ओके, अब एक वर्ड को और समझ के देखते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं ई कोलाई का, इसके डीएनए की लेंथ होती है 1.34 मिलीमीटर। मिलीमीटर लेंथ का इसका डीएनए है, जबकि भाई बैक्टीरिया की सेल का साइज तो माइक्रोमीटर है। तो सोचो एक इतना बड़ा डीएनए इतनी छोटी सेल में कैसे आ रहा होगा, वो भी पूरे साइटोप्लाज्म में फैला नहीं पड़ा, वो सिर्फ एक ही जगह छोटा सा हिस्से में वो आपका यहाँ पे कंडेंस फॉर्म में। तो मैं कहूंगा डीएनए को कंडेंस करने के लिए कुछ प्रोटीन्स होती है जो हेल्प करती है, कुछ प्रोटीन्स है जो उसमें हेल्प करती है। मैंने आपको डायनोफ्लेजिलेट्स पढ़ा है, जब एक वर्ड बोला था डायनोफ्लेजिलेट्स का डीएनए जो न्यूक्लियस होता है वो होता है मीजोकैरियोटिक। याद है वर्ड मीजोकैरियोट, याद करो मैंने मीजोकैरियोटिक वर्ड पढ़ा है, तो समझिएगा बात को। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए को कंडेंस करने वाले जो प्रोटीन है वो कहलाती है बेटा जी नॉन हिस्टोन प्रोटीन। मैं कहूंगा नॉन हिस्टोन प्रोटीन का मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा जी यहां पे, polyamines. These are the protein that help in the DNA to get condensed, to get accumulate within a small structure. एक छोटे से स्ट्रक्चर में सिमट के रह जाए, इतना बड़ा स्ट्रक्चर एक छोटी जगह सिमट के रह जाए, उसमें ये प्रोटीन हेल्प करती है। आपको सर कैसे हेल्प करती है, आप इस तरह सोच के देखो, एक ऊन होती है, जो वूल होती है, ऊन होती है, वो बहुत ही लंबी है, बट आप उसे जब लपेटना शुरू करते हैं, एक जगह से कॉइलिंग करना शुरू करते हैं, तो एक जगह बेटा जो छोटे से एक बोल सी बन जाती है, वो बहुत सारी बड़ी ऊन की।
क्यों बन गई? तो आपने कहा सर मैंने उसे एक जगह से रोलिंग करवा दी, उसके मैंने उसको यहाँ पे ऐसे ट्विस्टिंग करवा दी उसके एक जगह पे। वैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे डीएनए बहुत ही बड़ा है बट वो ऐसा पूरा लंबा नहीं है, ऐसे लेंथ वाइज नहीं पड़ा, तो क्या है बेटा जी यहाँ पे वो कंडेंस हो रहा है एक छोटी सी जगह में, वो छोटी जगह में कंडेंस करने के लिए वहां पे कोई प्रोटीन से उसकी हेल्प कर दी है। वो प्रोटीन क्या है बेटा जी? नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। मैंने कहा एग्जांपल क्या है उनका, तो उनका आपने एग्जांपल दिया बेटा पॉलीएमाइड्स। ये फीचर है बेटा जी यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल का। ठीक है बेटा जी, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको बातें, मैंने आपको मेसोकैरियोटिक में बताई थी बेटा जी बातें। और मैंने क्या बेटा जी यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है बेटा जी वो यहाँ क्या है? एब्सेंट। डीएनए यहाँ कैसा है? निक्ड है। ये फीचर किसका? प्रोकैरियोटिक सेल का है, जो मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया। अब मैंने कहा हमारा यूकैरियोटिक सेल का कैसा फीचर था, आपको सर यूकैरियोटिक सेल का बताओ, तो मैं कहूंगा भाई यूकैरियोटिक सेल का होता है डीएनए प्लस में नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्लस में हिस्टोन प्रोटीन एंड प्लस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। मैंने यूकैरियोटिक सेल में कहा डीएनए प्रेजेंट है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट है और हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है, साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो यहाँ एब्सेंट है वो वहां क्या है बेटा? प्रेजेंट है। ये बातें हैं यूकैरियोटिक सेल की। बट आपने याद करो, आपने पढ़ा था डायनोफ्लैजिलेट्स, उसके लिए मैंने वर्ड यूज किया था बेटा जी कि दे हैव द डीएनए एंड दे हैव non-histone protein and nuclear membrane present। तो एक बात इसके देखो सर, ये प्रॉपर्टी डीएनए, यूकैरियोटिक के पास डीएनए है, इसके पास भी डीएनए। आपने कहा सर ये नॉन हिस्टोन है, यहां भी नॉन हिस्टोन है, बट यहां बेटा हिस्टोन भी तो है, यहां हिस्टोन एब्सेंट है। सर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट है, मैंने कहा यहां तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बट डायनोफ्लैजिलेट जो मैंने प्रोटिस्टा में आपको पढ़ाया, मैं उसको दोबारा आपको रिकॉल करवा रहा हूं, उसके केस में अपने कहते हैं डीएनए है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का प्रेजेंट होना इज द फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। बट यहां देखो उसके पास हिस्टोन एब्सेंट है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के पास हिस्टोन क्या है बेटा? प्रेजेंट। तो हमने कहा था वो कहलाता है मीजोकैरियोन। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा वर्ड बेटा जी? यहाँ पे मैंने डायनोफ्लैजिलेट्स को कहा तो मीजोकैरियोटिक सेल है, मतलब ना तो प्रोकैरियोटिक ना ही वो यूकैरियोटिक सेल, वो दोनों के बीच में, क्योंकि उनका न्यूक्लियस दोनों के बीच में आता है। उनके न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये फीचर किसका है? यूकैरियोटिक सेल का है। बट यहां देखो प्रोकैरियोटिक सेल में नॉन हिस्टोन है, यहां खाली नॉन हिस्टोन है, प्रोकैरियोटिक सेल के वाला फीचर भी शो करता है। तो आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे इवोल्यूशन को समझो यहाँ पे कि प्रोकैरियोटिक सेल से जब यूकैरियोटिक सेल बनी तो बीच में कौन सा सेल है बेटा जी? यहाँ पे मीजोकैरियोटिक सेल है। और बच्चा इवोल्यूशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फिलहाल कंफ्यूज नहीं होना आपको बातें, ये तो मैंने आपको समझाई है। फिलहाल आप इस बात को समझो। यहाँ पे हम यहाँ पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोइड, हम बेटा यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? न्यूक्लियोइड। तो कोई पूछे आपसे न्यूक्लियोइड के बारे में लिखिएगा तो क्या कहोगे? वो डीएनए कंडेंस में होता है, कंडेंसेशन जो होती है वो हेल्प ऑफ द नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। एग्जांपल क्या दिया बेटा इसमें? यहाँ पे पॉलीअमाइन्स आर द प्रोटीन दैट हेल्प इन द कंडेंसेशन ऑफ द डीएनए। डीएनए यहाँ न्यूक्लियोइड की फॉर्म में होता है, जो नेक्ड होता है, सर्कुलर डीएनए होता है बेटा जी। यहाँ पे आपका एक सिंगल क्रोमोसोम का नंबर होता है यहाँ पे आपका, ठीक है बेटा जी? इट्स ऑल अबाउट न्यूक्लियोइड। तो आपने अभी प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या पढ़ लिया? आपने सेल एनवेलप को खत्म कर दिया, आपने शेप ऑफ द पिक्चर को खत्म कर दिया। सबसे पहले पढ़ा था शेप में क्या क्या पढ़ा था? कोकस पढ़ा, बेसिलस पढ़ा बेटा जी आपने यहाँ पे। आपने कहा कि उसका विब्रियो शेप, आपने कहा उसकी स्पाइरल शेप, 4 मेन शेप बताई थी। फिर आपने कहा था स्ट्रोक्ड भी है, तो आपने कहा था साथ में आपको वहां पे आपको बडिंग वाली शेप भी थी, आई थी सारी शेप बेटा। फिर मैंने सेल एनवेलप आपको पढ़ा दी बेटा। फिर मैंने आपको पढ़ा दिया यहाँ पे मीटोसोम क्या होती है, मैंने आपको पढ़ा दिया बेटा जी यहाँ पे क्रोमेटोफोर क्या होता है। अब मैंने आपको पढ़ा दिया बेटा जी यहाँ पे न्यूक्लियोइड। ये सब चीजें मैं कवर कर चुका हूँ। एक मोनेरा किंगडम में, प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरियल सेल में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, मैं इतनी बातें आपको समझा चुका हूँ। अभी इसमें बहुत सारी बातें और आएंगी, वो बातें करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर हमारा टॉपिक आएगा बेटा जी प्लाज्मिड के बारे में।
जो हम बातें करते हैं अगले लेक्चर में। प्लीज इन बातों को समझिएगा। मैंने अभी जो आपको बातें बताई मीजोकैरियोटिक वाली, ये बातें आपको मैंने बता चुका हूँ डायनोफ्लैजिलेट्स के केस में, मीजोकैरियोटिक न्यूक्लियस। आई होप आप लोग कनेक्ट हो पा रहे होंगे। देखो क्लास में अगर होते तो एक अलग तरीका होता पढ़ने का, मैं आप लोगों के एक्सप्रेशन को देख पाता कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो, आपको चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, मैं आप बच्चों के एक एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता। बट अभी अपना जो म्याधा में पढ़ने के जो मीडियम ऑफ टीचिंग है बेटा जी, इसमें पता नहीं आप कनेक्ट हो पा रहे नहीं हो पा रहे हो हमारे साथ में, ये कनेक्टिविटी समझ नहीं आ रही हमें। तो प्लीज अगर कोई डाउट आ रही हो तो पूछो बेटा जी, बिकॉज हम तो यहाँ ट्राई करते हैं कि आपको समझा सके हर बात। बिकॉज अब यहाँ तो मेरे सामने कैमरा है जो मुझे आंसर ही नहीं दे रहा कि जो मैं समझा रहा हूँ उसे समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा है। मेरे सामने कैमरा है जिससे मैं क्या पूछूं कि समझ में आया कि नहीं आया। आप सामने होते मैं पूछता बेटा आया कि नहीं आया, तो शायद ज़्यादा परफेक्ट होता बात। बट चलेगा, कोई नहीं, अभी मजबूरी है आपकी और हमारी। तो आप इसको देखिएगा वीडियो को, एंड डाउट है तो मुझसे पूछेगा बेटा जी। थैंक यू।